हेलो फ्रेंड्स। अक्सर शानुदा की बातों को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी तैयार हो जाता है। बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, या समटाइम्स जो बातें वो नहीं बोलते हैं उनको भी तोड़ मरोड़ के बनाना और उनके उसके आधार पे उनको मतलब एक तरह से साइड लाइन करना या उनको अटैक करना, ये बहुत कॉमन है। मेरे शानुदा शायद एकमात्र ऐसे सेलिब्रिटी हैं, ऐसे कलाकार हैं जो बिना कुछ बोले भी या बहुत कुछ और बात करने से भी कुछ और बात हो जाती है और उनको जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया जाता है और उनको जबरदस्ती हेट फैलाया जाता है उनके अगेंस्ट में। काफी बार हमने देखा है कि जैसे हम एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि जब हम शानुदा के बारे में वीडियो बनाते हैं, कुछ भी एक बहाना मिल जाए और उनके जो हेटर्स हैं और नॉन सपोर्टर्स हैं, नॉन फैंस हैं, नॉन फॉलोअर्स हैं, वो आ जाते हैं और उसमें आके अपना कमेंट्स देने लगते हैं। जितने शानुदा के फैंस लिखते हैं उससे ज्यादा उनके हेटर्स लिखते हैं आकर शानुदा के ही ब्लॉग में। शानुदा के लिए जो ब्लॉग है बनता है उसमें ही आके वो अपना व्यू पॉइंट देते रहते हैं और व्यू पॉइंट एक भी उनका सकारात्मक नहीं रहता है, हमेशा नेगेटिव उसमें लिखते हैं उनके बारे में। और कभी वजह होती है, कभी वजह होती नहीं है, कभी और ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि कोई पुख्ता रीज़न रहता नहीं है। एक मन बना लिया है और अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ, बस वो तो ऐसे ही उनको अवार्ड नहीं मिला तो वो छोटे सिंगर हो गए, वो ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा है, वो ऐसा करते हैं इसलिए एरोगेंट है, नाक से कहते हैं फलाना इनको। तो एलिगेशंस जो है हमेशा शानुदा के साथ रहता है। कभी वो सपाट आदमी है, वो सीधी बात करते हैं, सीधे आदमी है। ज्यादा ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट जिसे कहते हैं बोलना या ऐसी बातें करना जो एकदम हमेशा सही हो और उस पर कोई मतलब चतुराई से बात करनी, ऐसी बातें करनी कि कभी आप उनको सीधे सीधे ब्लेम नहीं कर सको, अच्छा बन जाना, ये एक तरह का जो रहता है लोगों का। काफी सारे हम जानते हैं, हम नाम नहीं लूंगा, काफी कलाकार ऐसे हैं जो बातों को ऐसे घुमा कर कहते हैं या खुद ही ऐसे चालाकी से बातें करते हैं कि कभी वो उसमें नहीं आते हैं, मतलब हेट हेट क्लब जो रहता है उनके पकड़ में नहीं आते हैं। अब शानुदा की बहुत सीधी सपाट बातें करते हैं, बहुत सिंपल आदमी, वो ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं कर पाते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, जो सामने रहता है वही बोलते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं, मन और अंदर और बाहर एक है। तो इसलिए होता ये है कि लोगों को कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है उनको पकड़ के वो करने के लिए, और चूंकि वो ज्यादा जवाब भी नहीं देते हर बात का और ज्यादा उस पर लेकर उसको अपने को जस्टिफाई करने के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं मीडिया में आकर या तरह तरह के जगह में जाकर उन बातों को उठाकर बोलना। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और पहले भी उन्होंने काफी इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जब पहले गाता था 90s में, तो मेरे पीछे बहुत लोग थे और बहुत लोग मेरे से कम्पीट करना चाहते थे, मुझे नीचे गिराना चाहते थे, नीचे दिखाना चाहते थे, लेकिन मैं अपने काम पे ध्यान देता था। मेरे काम में इतना ज्यादा फोकस रहता था कि मैं अपना काम करता था, घर जाता था और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। तो दैट इज पॉजिटिव स्पिरिट। और लेकिन वो बहुत लोगों को नहीं जमता है, तो उनके पीछे लगते हैं या पीछे पड़ते हैं। और नॉट ओनली इज कॉम्पिटिटर्स, उनके फैन तो कॉम्पिटिटर्स से भी ज्यादा, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मेन जो सिंगर्स उस समय के या उनके जो मतलब कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, उनसे ज्यादा उनके फैंस उनके पीछे पड़ते हैं ज्यादा। और कुछ ना कुछ निकाल कर उनका मतलब हंसी उड़ाना या उनको छोटा दिखाना, उनको साइडलाइन करना, ये एक कॉमन ट्रेंड और शानुदा के साथ काफी लंबे बहुत समय से रहा ही है। और जब वो पीक में थे तब भी जो हालांकि सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन जैसे आमतौर पर बातचीत में समझ में आता था या कहीं अगर कुछ ऐसी बात होती थी तो समझ में आता था कि लोग जो है इस तरह का जो एक एटीट्यूड है, टेंडेंसी है कि अरे उसको गाना नहीं आता है, अरे उसमें ये है, उसमें वो है। तो समवेयर देयर इज जेलसी, समवेयर देयर इज हेट, और इसका आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, लेकिन ऐसा हुआ है उनके साथ हमेशा। उनके डेस्टिनी में रहा है, उनको जितना सक्सेस मिला है, शायद उनका सक्सेस इतना ज्यादा था, उनकी सफलता इतनी ज्यादा थी, अपार सफलता, और एक आउटसाइडर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आके ऐसा धूम मचाया था उस समय 90s में। शायद कहीं ना कहीं इससे लेना देना है कि लोग एकदम से जल गए थे कि जो उदित नारायण के फैंस हैं या उस समय के जो सिंगर्स थे उनका जो फैन बेस था, उन्होंने जब देखा कि एक बाहर के सिंगर आके उसने ऐसा मतलब अननोन सिंगर और एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर को हटा के और बाकी जितने एस्टेब्लिश्ड हैं सबको हटाकर जब वो गाने लगे, और जब सब प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर फिदा हो गए उन पर और उनके सिवा कोई दिखता ही नहीं था उनको, और उन्होंने आके प्लेबैक सिंगिंग का रेट भी बढ़ा दिया और सबसे ज्यादा फीस लेते थे। ये सब जो होने लगा, हो सकता है इन सब वजह से लोग हेट करते हो, या जेलसी उस समय से जो चला आ रहा है वो आज तक चला आ रहा है सम वे और द अदर। तो बट वी कैन नॉट पिन पॉइंट ए पर्टिकुलर रीजन कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ज्यादातर सिंगर मैंने देखा है कि कोई वो होता नहीं ऐसा राइवल गैंग या एक बहुत बड़ा एक ग्रुप जो उनके पीछे पड़ा रहता है और हमेशा
मतलब somehow उनको शो करना है कि नहीं मैं जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ, या हम जो शानदा के फैंस हैं उनके बारे में जो जानते हैं और जो फैक्ट है उनको गलत ठहराना और हमेशा ये प्रूफ करना कि नहीं ये बड़ा है वो बड़ा है क्योंकि उसको अवार्ड ज़्यादा मिला है या गाना ज़्यादा गाए हैं, या उससे नहीं होता है। क्योंकि वो जो, जैसे मैं बार बार इस बारे में भी काफ़ी ब्लॉग्स में बना चुका हूँ कि जो माहौल था, जो दौर था, जो एक पीक पे रहने का क्या क्या होता है मीनिंग, और वो किस तरह से वो ऑल दो 7-8 ईयर्स वो जैसे रूल कर रहे थे, रूल करना और इम्पैक्टफुल एक सिंगर होना एक बात होती है और गाना फिल्मों में गाना एक बात होती है। तो ये चीज़ समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर लोग समझना नहीं चाहें और खुद अगर समझ नहीं हो इस बारे में बताना, तो बट दैट में बी वन रीजन। जो हेट होता है, जो राइवलरी जो होता है, जो जेलसी है, उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो लोगों को ये चुभता ही है बात कि कहाँ से आकर ये इतना कैसे सबका मार्केट साफ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन और एक बात ये जानना होगा हमें कि सोशल मीडिया जो है सिर्फ 20% 30% लोग जो हैं उस पर कमेंट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अभी भी इंडिया में लोग जितना भी मीडिया इंटरनेट पेनिट्रेशन हो जाए, जहाँ जहाँ अभी भी बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में आज भी हैं कि लोग सोशल मीडिया में, एटलीस्ट फ़ोन तो है सबके हाथ में, ये वो अलग बात, इंटरनेट भी शायद है, लेकिन सोशल मीडिया इन दैट सेंस कि वो उस तरह के डिस्कशन सुनना या उस तरह के गाने सुनना या उस डायलॉग में जाना अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्पेशली शानुदा के फैंस। क्योंकि शानुदा के फैंस, जैसे मैं एक एपिसोड में मैंने बताया था कि काफ़ी लोअर तबके से भी बिलोंग करते हैं, काफ़ी जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के भी लोग हैं, या जो इनके जो नोमैडिक लोग हैं, या जिनके बहुत ज़्यादा सेटल्ड लाइफ, बहुत रिचेज या बहुत एस्टेब्लिश्ड जिनकी नहीं है लाइफ, जो लोग छोटे शॉपकीपर्स, छोटे ट्रैवलर्स, आई मीन जो छोटे बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर अपना सामान बेचते हैं, जाते हैं, करते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले, ये सब जो है छोटे छोटे गाँवों में, तो इनका अभी तक इतना सोशल मीडिया एक्सेस उनका है नहीं, क्योंकि ना तो समय मिलता है, ना उतना वो लोग टेक्निकली उतना स्ट्रांग है, मतलब हैंडीकैप एक तरह से। तो ये जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सोशल मीडिया में नहीं आ पाते और अपना व्यूज नहीं रख पाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सोशल मीडिया में हम बहुत हेट देखकर हमको लगता है कि कुमार सानू के फैंस से ज्यादा उनके हेटर्स ही हैं ज्यादा शायद। तो लेकिन बात ये, और जैसे उदित नारायण या सोनू निगम या शान, इनके लोग मतलब कहते हैं अलग अलग लोग कि इनका इतना व्यू है, इनके लोग ज्यादा सुनते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि ये जो एक एलिट क्लास है उनको तो इजी एक्सेस है, और वो एक बहुत बड़ा वो नहीं है तबका, वो सोशल मीडिया में ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन एक लार्ज सेक्शन ऑफ लोअर मिडिल क्लास पुअर पीपल हैं जो शानुदा के गाने बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो सोशल मीडिया में है नहीं, इसलिए उनका उतना इफेक्ट दिखता भी नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। बट मैं जिस बारे में बात कर रहा था एक्चुअल जो है एलिगेशंस के बारे में, शानुदा का एक बहुत कॉमन एलिगेशन जो अक्सर आता है, जो बहुत बढ़ चढ़ के ये लोग हेटर्स लोग उसको हाईलाइट करते हैं कि वो एक नज़ल सिंगर है। और ये भी शानुदा की एक बात है जो उनके साथ हमेशा रही है, वो शुरू से ही इस बात से ताने सुनते हैं। उन्होंने इंटरव्यूज भी कहा है कि उनको शुरू में मौके नहीं मिलते थे, या कहीं अगर उनको मौका ना देने का कोई एक्सक्यूज मिलता था तो उसमें ये था कि वो नाक से गाता है आदमी, तो उसको नहीं लेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि तमाम बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत समय से 1930s से 40s से बड़े बड़े सिंगर फिल्म इंडस्ट्री ने दिए हैं, पैदा किए हैं, और उनके गाने आज भी सुने जाते हैं। उनके क्लासिक सॉन्ग्स बहुत हैं, और जो पूरी नाक से गाते थे, जिनका निज़ल जो स्वर है और टच है बहुत ज़्यादा था, शानुदा से भी कहीं ज़्यादा था, और उस बात को लोग भूल जाते हैं। अगर वैसा हो तो फिर तो लोग पंकज मल्लिक जी का गाना नहीं सुने, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उनको फॉर हिज म्यूजिक एंड सिंगिंग, वो नाक से गाते थे। आप देख लीजिए मुकेश जी नाक से गाते थे, सभी जानते हैं, उनका फुल फ्लेजेड उनका नेजल टच था, लेकिन वो बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं। आप फिर गीता दत्त को भी नहीं सुनिए, आप फिर कविता कृष्णमूर्ति को भी नहीं सुनिए, और हिमेश रेशमिया तो फिर एक दिन भी नहीं चलना चाहिए उनके गाने तो। लेकिन जो सारे जो ये लोग नेजल सिंगर्स हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, हम जानते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग, बहुत अच्छे गाने गाए हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेजल होना कोई एक बहुत बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि गाने एक वॉइस का टेक्सचर बहुत मैटर करता है, और गाने में बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सिर्फ एक चीज़ को उठाकर उसको निकालना बाहर, उससे गाना खराब हो जाना, वैसा नहीं होता है। तो ऐसा तो फिर तलब महमूद जी गला ज़्यादा कांपता था तो उनको भी हम सिंगर नहीं माने, या हेमंत दा का थोड़ा बंगाली टोन आता था तो उनको भी नहीं माने। ऐसा तो हर सिंगर में कुछ ना कुछ खामी होती है, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो टेक्सचर होता है, वो गाने का फीलिंग, आप किस तरह से उसको निभा रहे हो, फिर आपका रेजोनेंस होता है, गहराई होती है, डेप्थ जिसे कहते हैं, विब्रेटो वगैरह, बेस वॉइस कितना आपका अच्छा है,
फिर आप कितना आप कलाकारी कर पाते हो। तो सब छोटी 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 बारीकियां इतनी होती है गाने में कि आप नेजल को उठाकर अगर उसी को आप बहुत हाईलाइट करते हैं कि इसलिए वो सिंगर खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन लोग मानना नहीं चाहते हैं और समझ नहीं पाते इस बात को। और कुमार सानू ही शायद इकलौते ऐसे सिंगर हैं, सारे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं अपने समय के दौर के, एकमात्र शायद ऐसे सिंगर हैं हिस्ट्री में जो अपने नेजल ट्वांग जो है, टच जो है, उसको वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक कोई फिक्स नहीं था। कई गाने ऐसे हैं जिसमें लगभग है ही नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो उसमें नेजल कहीं भी आ रहा है। कई गाने में बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, कई गाने हैं जहां पर ज्यादा है नेजल टच। तो शानोदा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उसको यूज किया है, मैंने उसको अपने तरीके से यूज किया है कि जहां मुझे लगा है कि यूज करना सही है और जहां गाना अच्छा हो सकता है, उसमें गाने में खूबी आ सकती है, कैरेक्टर बन सकता है गाने का, वहां मैंने यूज किया है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गाना में बिल्कुल भी नाक का प्रयोग ना हो, कभी कभी वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो इसलिए शानोदा की मतलब वर्सेटैलिटी इतनी ज्यादा थी, डाइवर्सिटी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो चेंज कर सकते थे अपने, कहाँ कितनी जरूरत है आवाज को, कितना नेजल यूज करना है वो जानते थे। इस रिलीगेशन का कोई बेस नहीं है कि वो नेजल गाते हैं। अगर आपको नहीं सुनना है, अगर आपको नेजल गाने, तो आप उनके कई गाने ऐसे उठा सकते हैं जिसमें, जैसे मैं बता रहा था, कि एकदम खुली आवाज में, जिसमें कोई नाक का स्वर का कोई ज्यादा प्रयोग नहीं है। इसलिए एक कम सुने हुए लोग हैं या जो एक सुपरफिशियल एक जजमेंट डाल देते हैं कि अरे वो तो नाक से गाता है, वो एक कई सुनी तरह की बातें हैं। क्योंकि जिन गानों में उन्होंने नेजल का यूज किया है वो काफी ऐसे गाने हैं जो बहुत हिट हुए हैं, लोगों को बहुत पसंद आया है, और क्योंकि उससे गाने की खूबी, उसमें वैल्यू उसका बढ़ गया है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि वो एक एलिगेशन बहुत लगता है कॉमनली शानोदा के ऊपर कि वो एरोगेंट बहुत है, किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, किसी को वो पूछते नहीं है, किसी को वो परवाह नहीं करते हैं, वो अपना देखते हैं। ये भी एक तरह से गलत एक एलिगेशन है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि शानोदा बहुत मुफट हैं और बहुत सीधी बात करते हैं, तो इससे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत लोग सोचते हैं बहुत एरोगेंट है, या वो जो सब बातें हैं उनके अगेंस्ट में वो सोचते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। शानोदा थोड़ा सीधी बात करते हैं थोड़ा, और उनका जो दमखम है, जो पर्सनैलिटी है, उसमें जब आप इस तरह का आता है रिएक्शन, तो लोगों को ऐसा लगने लगता है बहुत प्राउड है, बहुत एरोगेंट। ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि शानोदा बहुत, जैसे मैं बोलता था कि जैसे उन्होंने कहा है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि वो बहुत काम में बहुत फोकस रहता था उनका। वो कौन क्या कर रहा है, किधर कौन बीचिंग कर रहा है, किसके साथ पंगा लेना है, कहाँ किसके साथ पॉलिटिक्स करना है, वो कभी रही ही नहीं इन सब चीज़ों में। तो वो काम में इतना फोकस रहते थे कि उनके लिए जा के किसी को फूल देना, मिठाई देना, या वो माला पहनाना, जैसे शानोदा अक्सर बोलते हैं कि डीडीएलजे में जैसे माला पहना के भाई गा लो, पैसा नहीं देंगे। तो वो लोग ये सब काम करते हैं जिनको मेरिट नहीं है, या तो उसको आप अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब काम करते हैं। शानोदा का ऐसा कुछ था नहीं, सीधे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे। वो अपना काम करते थे, पैसे लेते थे, घर आते थे, जानते थे उनका डिमांड बहुत हाई था, उनको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी, उनको जी हजूरी करने की जरूरत नहीं थी, जी सर करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। उनको काम इतना मिल रहा था और उनके पास समय भी नहीं था ये सब करने का, तो अपना काम करते थे, घर जाते थे। तो इसमें एरोगेंस की बात नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि हमें थैंक यू नहीं बोलता है। इसके भी ऊपर मैंने एपिसोड बनाया था कि देखिए, थैंक यू बोलने के पास एक तो किसी के पास समय नहीं रहता है, जरूरत भी नहीं होती है। जो भी काम किया है उसका क्रेडिट उसको मिलता ही है, सभी लोग जानते हैं, सुनने वाले जानते हैं, हर जगह नाम आता है उनका। आप अपना, अगर आपका इतना दमखम है, अगर आप उस लेवल के हो, तो आपका नाम होगा। आर डी बर्मन को आज सब लोग याद करते हैं, म्यूजिक से याद करते हैं, उनके गाने याद, सिंगर याद रहे नहीं रहे, लेकिन उनके म्यूजिक के लिए लोग, सिंगर पसंद नहीं, उनके म्यूजिक के लिए लोग जाके सुनते हैं उनका। तो आप में अगर दम है तो आप ऐसे ही अपनी जगह बना लोगे कि ये किसी के लिए मोहताज नहीं रहते हो कि कोई मुझे थैंक यू बोले, कोई मुझे आके शाबाशी दे, क्रेडिट दे, तब मेरा नाम होगा। ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ये सब बातें नहीं करते हैं, छोटे म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो शानोदा को ये कभी जरूरत लगी नहीं, और अलग से जाकर किसी को थैंक यू बोलना, ऐसा माहौल, ऐसा ओकेजन, ऐसी जरूरत नहीं हुई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अनग्रेटफुल हैं और इनग्रेटिट्यूड वाले हैं और एकदम अपने आप को बहुत समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी ऐसे शोज में, काफी ऐसे इंटरव्यूज में हमने देखे हैं, जो लोग देखते हैं जानते हैं कि कई बार उन्होंने काफी अपने सिंगर्स को सिंगर्स को, अपने सीनियर्स को, या और भी जो कलाकार हैं टीम में या अपने फिल्म डम में, उनको काफी उन्होंने सराहा है, काफी अप्रिशिएट किया। जगजीत सिंह जी को वो बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि बहुत उनके बिना मेरा नहीं होता। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के लिए वो बहुत हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, आभारी रहते हैं। और बाकी भी हमने कई बार सुना, उन्होंने केके की वो तारीफ करते हैं, अरिजीत सिंह की तारीफ करते हैं, शान की तारीफ करते हैं, सोनू निगम की तारीफ करते हैं। तो जब मौका मिलता है, जब ऐसा कोई बात होती है, तो जरूर करते हैं। तो कहीं उठा के एक संदर्भ, बिना संदर्भ के उठा के कि कोई कुछ बोल दे कि नहीं मुझे थैंक यू नहीं बोला, या कोई कुछ ऐसा एक समझ ले, भाप ले कि भाई हाँ वो ऐसा है,
तो ये बहुत ही वेग और जिसका कोई मतलब तर्क संगत बात नहीं है ये, इसलिए इस पर ज़्यादा हमें इस एलिगेशन पे, एलिगेशन हालांकि बार बार लगता है ये शानुदा पे कि बहुत वो एरोगेंट है और इस तरह का उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, लेकिन ये गलत है। और उनका हाव भाव तौर तरीका थोड़ा सा ऐसा आभास दे सकता है कि क्योंकि वो बहुत सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज आर्ट एंड बहुत फोकस्ड और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो सीधी बात करते हैं, तो इसलिए जो ऑनेस्ट आदमी होता है, अपराइट आदमी, जो खुददार आदमी होता है, उसकी थोड़ा अपना एरोगेंस रहता है, एरोगेंस ऑफ स्ट्रगल एंड ऑनेस्टी। तो इसलिए उस पर आप उठा के कि वो बाकायदा उनका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगेन जैसा ही सेड कि काफ़ी जगह उन्होंने बहुत खुल के, मैं तो बाकी सिंगरों से ज़्यादा, मैं बाकी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा उनको खुलकर बात करते देखा है। अगर वो कोई चीज़ उनको अच्छी लगी या किसी के बारे में उनको अच्छा बोलने का अगर मौका मिले या पूछा जाए, तो अगर अच्छा है तो उसको ज़रूर अच्छा बोलते हैं वो। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है या बहुत एरोगेंट है, ये भी बात गलत है। दो बातें और आती हैं कि वो नकल करते हैं। अगेन मतलब ये बात बहुत चली थी शुरू में स्पेशली कि वो तो इवन उदित नारायण भी ये बोलते थे कि कुमार सानू तो किशोर दा का नकल करके इंडस्ट्री में जगह बनाया है, वो तो बस नकल वाला सिंगर है, बस नकल करता है। ये भी एक बहुत स्टूपिड एलिगेशन है, क्योंकि नकल करना एक चीज होता है और इंस्पिरेशन लेना और उस पर अपने इम्प्रोवाइज करना एक चीज होता है। कि हर सिंगर कहीं ना कहीं या किसी ना किसी का उठाता ही है, कोई ना कोई उसका जो कैरेक्टर रहता है वो पिक करता ही है। जैसे सभी जानते हैं, रफ़ी साहब दुरानी साहब से लेते थे, सोनू निगम जी रफ़ी साहब से लेते थे, उनसे इंस्पायर्ड है। इवन शानुदा से भी विब्रेटो वगैरह, बेस वगैरह वो ट्राई करते हैं उसके, उस तरह के गाने का। गीता दत्त जी को आशा भोसले फॉलो करती थी। तो ऐसे बहुत ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं या लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें। कभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी आवाज़ मिलती जुलती है तो कभी नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ही या सबसे लेते ही हैं। इसलिए ये कहना कि नकल करके आए, क्योंकि शानुदा का वॉइस किशोर कुमार के जैसा होते हुए भी काफ़ी अलग भी है, काफ़ी अपना कैरेक्टर भी उन्होंने उसमें ढाला है। जैसे मैं निज़ल बात कर रहा था, जो किशोरदा में बिल्कुल भी नहीं था, तो शानुदा ने यूज़ किया था उसको अपने हिसाब से। फिर शानुदा के जो आवाज़ को पतली मोटी कर लेना, जो एक वर्सेटैलिटी है, वो उन्होंने अपने हिसाब से किया था। लचीलापन एक अलग है उनका, जो विब्रेटो है वो अलग टाइप का है। तो ये कहना और इस तरह से उनको अगेन एक छोटा दिखाने का तरीका है कि वो तो नकल करता है इसलिए सक्सेसफुल हो गया, या उसकी अपनी तो ओरिजिनलिटी है नहीं। बात ये नहीं है, नकल करके भी आप अगर गा रहे हो, लेकिन आप अगर आप में कुछ नहीं है, आपने वो कुव्वत नहीं, वो काबिलियत नहीं है, तो नकल करके भी आप फेल हो सकते हो। क्योंकि हर सिंगर के बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो उनका जो नकल करते हैं, काफ़ी संख्या में उनके जो कहते हैं क्लोन्स होते हैं, लेकिन सब नहीं इतना सक्सेसफुल हो पाते हैं। अभिजीत ने भी गाना गाया था किशोरदा का, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और किशोरदा का स्कूल तो विनोद राठौर भी फॉलो करते थे, और भी काफ़ी सिंगर, सुदेश भोसले भी फॉलो करते, लेकिन कोई भी, अमित कुमार भी, कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि नकल कर लिया तो वो आसान हो गया और आपकी जगह मिलनी इतनी आसान हो गई, ये नहीं होता है। उसमें भी अपना बहुत कुछ उसमें अपना देना पड़ता है। अगर आपका यूनिकनेस नहीं है तो आपकी आवाज़ नहीं चलेगी। तो लोग कंपेयर ज़्यादा करेंगे और कंपेयर में आप फेल हो जाओगे। आपको कंपेयर जब एक बड़े सिंगर के साथ हो रहा है, तो आप में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि आप उस बराबरी पर, उस पायदान पर आप आ सकते हो, ताकि लोग आपके गाने सुने। तो वो एक अलग बात होती है। तो इसलिए नकल करना, नकल करके बढ़ा है, ये सब बहुत ही अगेन बेतुकी हरकत वाली बातें हैं। इसका कोई ऐसी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है। अगेन दो एलिगेशंस उनके और भी खूब आते हैं कि एक तो वो हाई पिच पे नहीं गा पाते हैं। इस पर भी मैंने काफ़ी बार इसके बारे में आलोचना करी, इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है कि हाई लो से कोई गाना देना नहीं है। गाना अच्छा होना कोई हाई स्केल या लो स्केल से नहीं होता है। गाना अच्छा होना गाने के सुर के ऊपर होता है, गाने के रेंडिशन पे ऊपर होता है कि सिंगर कैसे गा रहा है, उसको कैसे निभा रहा है, कैसी उसकी फीलिंग आ रही है उसमें, क्या उसका टोन है, ट्यून है, उसका टेक्सचर है, रिजोनेंस है, वाइब्रेशन है, बहुत कुछ उस पर काम करता है। तो इसलिए ये नहीं कि बहुत गाने मैं आपको बता सकता हूँ जी बहुत मीडियम उस पर है, स्केल पे है, हाई पिच पे है ही नहीं, एंड दे आर सुपर सक्सेसफुल। मैं हजारों ऐसे गाने बता सकता हूँ, और आप भी जानते हैं कि जो बहुत हाई पिच पे हैं, नरेंद्र चंचल के हैं गाने, सोनू निगम के गाने हैं, कैलाश खेर के गाने हैं जो बहुत हाई पिच पे गाए, लेकिन सारे गाने हिट बहुत चुनिंदे मिलेंगे आपको जो पिच की वजह से या हाई स्केल की वजह से ही हिट हुए हैं। दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। तो ये कहना, ये एक नेगेटिव लोग उसको चढ़ाते हैं कि हाई स्केल में नहीं गा पाती इसलिए वो अच्छा सिंगर नहीं है। बट दैट इज अगेन ए वेरी फ्लिम्जी एंड वेरी सर्फिशियल सॉर्ट ऑफ एलिगेशन। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, मुकेश जी या हेमंत दा या गीता दत्त, ये लोग कोई भी बहुत हाई पिच में नहीं गाते थे, लेकिन उनके गाने एक से एक हैं,
क्लासिक्स हैं, कल्ट सॉन्ग्स हैं, आज भी लोग सुनते हैं, तो इसलिए उसका कोई लेना देना नहीं होता है उससे। अगेन इसी के संदर्भ में एक और बात आती है कि वो क्लासिकल बेस उनका बहुत वीक है, तो वो क्लासिकली ट्रेंड तो थे नहीं, तो इसलिए वो क्लासिकल सॉन्ग्स में उनका तो है ही नहीं, इसलिए वो गाना, अगर किसी को गाना है और सक्सेसफुल प्लेयर सिंगर बनना है और महान बनना है, तो उसको क्लासिकल आना चाहिए या क्लासिकल का उनमें काबिलियत होनी चाहिए। ये भी एक बहुत रॉन्ग एलिगेशन है, क्योंकि अगेन वी कैन गिव यू 100 एग्जांपल्स, हेमंदा, किशोर दा हिमसेल्फ और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक। और फिल्म म्यूजिक में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लासिकल की ज़रूरत भी नहीं होती है, मुड़की और तान ये सब ज़्यादा करके कोई गाना अच्छा नहीं हो जाता है। बहुत ऐसे हैं गाने जो फ्लॉप हो चुके हैं, और बहुत ऐसे सिंगर आते हैं, रियलिटी शोज में भी आते हैं, और काफ़ी जगह ऐसे दिखते हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के अपना कलाकारी लेके और तान मार के आते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा एकदम तीर मार लेंगे, लेकिन होता नहीं है, अक्सर ऐसे गाने फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो अगेन जैसे मैं बता रहा था, गाने की खूबसूरती उसकी लिरिक्स पे है, म्यूजिक पे है, गाने के ढंग पे है, और अल्टीमेटली जो वॉइस टेक्सचर होता है, वॉइस क्वालिटी होता है, टिम्बर जो होता है वॉइस का, वो बहुत बहुत उसमें उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, रोल प्ले होता है उसमें। उसमें आप अगर क्लासिकल, आप ये सब चीज़ें खामियां मेकअप कर सकते हो अगर इसको खामी मानते हैं, तो मैं तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्लासिकल शानुदा इतना गाते थे, इतना गा लेते थे इवन विदाउट ट्रेनिंग। ज़रूरत है फिल्मों में, और जहाँ उनको वो वॉइस में इतना लचीलापन था कि वो उसको यूज कर लेते थे, जहां उनको जरूरत होती थी वो क्लासिकल टच गानों में ला पाते थे। और इस पर भी एक वीडियो बनाया था मैंने कि बहुत सारे क्लासिकल बेस्ड या सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स जो 90s में आते थे, जो और कोई सिंगर नहीं गाते थे, उनको शानुदा को ही वो सब गाने दिए जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वो तान और वो ला पाते थे उसमें, स्मॉल सेमी क्लासिकल थिंग्स। इतना जितना जरूरत है फिल्मों के लिए उतना शानुदा के पास था, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद उनका है कि नहीं है, डजेंट मैटर, इससे वो छोटा या बड़ा सिंगर नहीं हो जाते हैं। तो इस बात पर भी लोग बहुत उनका मतलब निकालते हैं, उनकी ये कि एक मतलब कमी निकालते हैं कि वो क्लासिकल नहीं है इसलिए इज नॉट ए गुड सिंगर, बट इट हैज नो रिलेशन विद बीइंग ए गुड और ग्रेट सिंगर और पॉपुलर सिंगर। और उनका इम्पैक्ट क्या था, और उनका जो जलवा क्या था, उनका जो दौर क्या था, रोबदाब क्या था, वो तो हम सब जानते ही हैं। तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि एट दैट टाइम कोई ऐसा दुनिया में नहीं था ऐसा सिंगर जो उनको हिला सकता था अपने पोजीशन पे। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, काफ़ी लोगों ने कोशिश करी कि मतलब कैसे छीना जाए सॉन्ग उनसे, या कैसे पॉलिटिक्स से हो या किसी और तरीके से हो तो उनको डाउन किया जाए, क्योंकि हमेशा एक हेट क्लब जैसे मैं बोलता हूँ शानुदा का रहा ही है। क्योंकि उनका जो जूम करके जो उनका जो पीक हुआ, बहुत लोगों को नहीं आया पसंद कि ये कहाँ से आके क्या ऐसे कैसे छा गया। तो बहुत लोगों ने अपने तरीके से कोशिश करी कि मतलब कैसे इसको क्या किया जाए, लेकिन वो 7-8 साल जो था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिल्म म्यूजिक, द गोल्डन पीरियड ऑफ शानुदा, द गोल्डन पीरियड ऑफ प्लेबैक सिंगिंग आफ्टर किशोर दा। दैट वाज जो वाइड हो गया था, जो खालीपन था, उसको काफी हद तक शानुदा ने मेकअप किया, हमें एक बहुत अच्छा दौर दिया, जो गाने सुनकर हम बड़े हुए थे, जो लेट 80s में 87, 80, 89 में खोने लगा था, और बहुत बहुत कम अच्छे गाने आ रहे थे। तो शानुदा ने सबसे बड़ा उनका जो योगदान है कि 90s में आके उन्होंने एक पूरा नए तरीके का म्यूजिक सेंसिबिलिटी तैयार किया, एक म्यूजिक इडियम तैयार किया, जो उस टाइप के गाने लोग सुनने लगे और उस टाइप के वाहक बने, वो प्रवर्तक बने, जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था। जिस तरह का म्यूजिक उस तरह उस टाइम में मतलब बनने लगा, और वॉइस चाहिए था उस तरह की म्यूजिक के लिए, वो वॉइस शानुदा ने दिया। वो सही जगह पर सही वक्त पे पहुंच गए थे, और वो काम और कोई नहीं कर पा रहा था जिस तरह से शानुदा ने किया है, और वो जैसे उस दौर को पूरा डिफाइन किया है। उसके बाद तो जैसे मैं बताता हूँ, नए दौर के एक्टर्स आने लगे, नए टाइप का म्यूजिक आने लगा, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आने लगे धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे वो दौर चला गया। दौर सबका होता है, थोड़ा किसी का ज्यादा थोड़ा कम रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो वो फेज था उन्होंने जो दिया है, डिस्पाइट हिज शॉर्टकमिंग्स, जो भी आप उनके बुराई निकाल लो, उनकी हैंडीकैप्स उनके निकाल लो, उनके मतलब उनकी कमियां छाट लो, लेकिन जो दिया उन्होंने, और वो फेज में जो उन्होंने किया, जो हासिल किया और जो हमें दिया, वो उसका कोई मिसाल और इंडस्ट्री में है नहीं। Keep liking, sharing, and giving your views. Take care. Coming back to another episode. Bye bye.